मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुणाल झा आप सभी का इंग्लिश विद कुणाल झा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंटिन्यू कर रहे थे और उसका 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड। साथ ही साथ कुछ वोकैब्स को भी कंप्लीट करते हुए चल रहे थे हम लोग। तो आज हमने कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स को कवर करने की कोशिश की है। तो उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 जो बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। हमारे पास कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे देखो सिनोनिम है पहला इम्पेयर। इम्पेयर का आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक सिनोनिम ढूंढना है। तो इम्पेयर का मतलब क्या होता है पहले ये जानना होगा। वैसे अगर आपको मतलब नहीं भी पता, क्योंकि सारे वर्ड्स को याद रख पाना संभव नहीं है, फिर भी आप गेस कर सकते हो कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से क्या पता 3 एक तरह का ऑप्शन हो, एक डिफरेंट टाइप का ऑप्शन हो। तो इस तरह से आप गेस कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपको तब काम आएगा जब आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो। लेकिन आपके लिए वर्ड्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा बना के रखना ज़रूरी है। सो इम्पेयर जो वर्ड है, इम्पेयर वर्ड का मतलब क्या है? पेयर करना, किसी चीज़ को बनाने जैसा फीलिंग देता है। पेयरिंग करना, किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करना। इम्पेयर मतलब हो जाता है उस चीज़ को वापस से क्या कर देना, अलग कर देना। एक मतलब जो है तोड़ने टाइप का फीलिंग है। तो इम्पेयर, इसका हम लोगों को सेम मीनिंग देखना है। वीकन, कपल, डबल, रिपेयर। तो सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? वीकन। इम्पेयर करते हो जब किसी चीज़ को कमज़ोर करते हैं हम लोग, अलग कर देते हैं, तो वीकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वह है आपका मोरोज। मोरोज का क्या मतलब होता है? मोरोज मतलब होता है दुखी। अब दुखी अगर है, आपको इसका मतलब पता है, तो इन चारों ऑप्शंस में आप ढूंढो किसका मतलब है दुखी। जीनियल, जेंटल, ग्लूमी, आइडल। जेंटल तो हो नहीं सकता दुखी। आइडल मतलब होता है आलसी। जीनियल मतलब होता है जो दान वीर होता है थोड़ा नेचर का। ग्लूमी एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? मेलनकॉली एक वर्ड है जिसका सेम मतलब होता है टॉर्मेंट, मतलब वैसा ही फीलिंग है। तो ग्लूमी एक वैसा ही वर्ड होगा जो कि इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इनंडेशन। इनंडेशन मतलब क्या होता है? इनंडेशन का अगर लिटरल मीनिंग देखो तो सीधे के सीधे वो हो जाता है बाढ़। बाढ़, फ्लड, तो वो तो आपके ऑप्शन में ही दिया हुआ है, आपको मिल गया। लेकिन इसका फिगरेटिव मतलब भी होता है इनंडेशन। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा नंबर हो तो उसको मिल, जैसे लोगों का बाढ़, कहने का मतलब है लोगों का नंबर्स उस प्लेस में बहुत ज़्यादा है। सो लिटरल हो, फिगरेटिव हो, कोई भी मतलब हो, आपको उसका मतलब जो है फाइंड आउट कर लेना है। तो इनंडेशन यहाँ पे डायरेक्ट मतलब दिया हुआ है, फ्लड इज़ द राइट आंसर। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा नंबर को भी आप रेफर कर सकते हो इससे। नेक्स्ट है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन इज वॉट, जैसा सुनने में लग रहा है वैसा ही मतलब भी है। कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो, प्योर हो, उस चीज़ को आप कहते हो प्रिस्टीन। तो उसका सेम मतलब का क्या हो जाएगा? नॉवेल, स्ट्रेंज, कंटेम्पररी, ओरिजिनल। ओरिजिनल इज द परफेक्ट वर्ड फॉर प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मतलब होता है फ्रेश, न्यू, इन गुड कंडीशन। सो ओरिजिनल इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है आपका एफिजी। एफिजी क्या होता है? न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते होंगे आप, तो उसमें आपको ऐसा न्यूज़ बहुत ज़्यादा आता होगा कि किसी नेता का, किसी लीडर का पुतला फूका गया है, उसमें आग लगा दी गई है। तो एफईजी उसी के लिए रेफ़र किया जाता है, उस पुतले के लिए। तो उस पुतला का आपको सिनोनिम ढूंढना है। प्रॉक्सी, डुप्लीकेट, डमी, रेप्लिका। तो डमी इज़ द करेक्ट आंसर। डमी क्या होता है? जो आप स्टोर्स के आगे देखते हो, खास करके कपड़े के स्टोर के आगे आप डमी देखते हो, तो एफईजी क्या हो जाएगा? पुतला, और डमी का मतलब भी वही होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव सम एंटोनिम्स एंड द फर्स्ट वर्ड इज एमेलियोरेट। व्हाट इज एमेलियोरेट? इसका बिल्कुल उल्टा मतलब खोजना है हमें ऑप्शंस में। एमेलियोरेट मतलब होता है, एमेलियोरेट मतलब होता है सुधार, ठीक है, किसी चीज़ की बेहतरी की ओर ध्यान देना, बेहतर बनाना। डिके, डिक्लाइन, वर्सन, डिस्ट्रॉय, काफ़ी सिमिलर है। डीके का मतलब भी वैसा ही लगता है कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी वैसा ही। लेकिन जो परफेक्ट वर्ड है इसके लिए, क्योंकि आपको बेस्ट चुनना पड़ता है, तो एमेलियोरेट के लिए क्या हो जाएगा? वर्सन। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? इम्प्रूव कर रहे हो चीज़ों को। और वर्सन में क्या कर रहे हो? चीज़ों को डिटेरियोरेट कर रहे हो, बुरे स्थिति में लेके जा रहे हो। तो वर्सन इज़ द परफेक्ट आंसर, क्योंकि हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है। नेक्स्ट वर्ड इज विंडिक्टिव। व्हाट इज विंडिक्टिव? विंडिक्टिव वैसा कोई भी चीज़ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा विनाश करने वाला रहता है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर आफत बन के ढहेगा। तो विंडिक्टिव का अगर ये मतलब है तो इसका उल्टा क्या होगा? केयरलेस, फॉरगिविंग, हीडलेस,
या रिफाइंड। केयरलेस और हीडलेस का तो सेम मतलब है, क्योंकि केयर और हीड दोनों का मतलब क्या होता है, ध्यान। दोनों में लेस लगा हुआ है, मतलब दोनों का सेम मतलब है। केयरलेस, हीडलेस, बिल्कुल ध्यान नहीं है। फॉरगिविंग जो वर्ड है, फॉरगिविंग कैसा वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है क्या, माफ़ी का सेंस है इसमें। और इसका मतलब क्या है, विपत्ति आप पे ढाई देगा और इसमें है माफ़ कर देगा आपको। तो बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है। सो 7 का विंडिक्टिव का क्या हो जाएगा, फॉरगिविंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कैमरेडरी। कैमरेडरी का क्या मतलब होता है, कैमरेडरी का मतलब होता है, जो परफेक्ट वर्ड है इसके लिए, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप कह लो आप, सौहार्द जो परफेक्ट वर्ड होता है हिंदी में इसके लिए, सौहार्द, मतलब किसी के लिए अच्छी भावना दिल में होना। अब इसका उल्टा वर्ड खोजना है, क्या हो जाएगा, क्यूरियोसिटी नो, फेरोसिटी नो, इम्पिचुअसिटी नो, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब क्या होता है, बैर भावना होता है, ठीक है। एनिमोसिटी मतलब होता है किसी से आपका अगर फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है तो एनिमोसिटी है। तो एनिमोसिटी, कैमरेडरी का मतलब क्या हो गया, फ्रेंडली सौहार्द, और एनिमोसिटी का मतलब हो गया बैर भावना। सो दीज वर्ड्स आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। डेवर, डेवर मतलब क्या होता है, डेवर मतलब होता है राक्षसों की तरह खाना, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खाना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक बार आप खाते हो तो फूड को इंटेक करते हो, और दूसरे ही केस में अगर वो कुछ ज़्यादा अमाउंट में चले जाए तो क्या हो जाएगा, देखो क्लियर है ये वर्ड वॉमिट। इसको एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इनटेक, इसका मतलब बाहर निकाल देना सारी चीज़ों को। तो डेवर का मतलब खाना, वॉमिट का मतलब एक दूसरे का एंटोनिम हो गया वो। फॉलीबल, फॉलीबल के लिए क्या हो जाएगा, फॉलीबल एक ऐसा चीज़ को रेफ़र करोगे जिसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक, कुछ ना कुछ दोष हो उसमें। तो अगर किसी भी चीज़ में कोई दोष है तो वो चीज़ यानी कि परफेक्ट नहीं है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिंपल परफेक्ट हो जाएगा। यानी वो चीज़ इम्परफेक्ट है ना, कोई भी चीज़ फॉलिबल है उसमें कुछ ना कुछ दोष है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है वो चीज़। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, परफेक्ट। परफेक्ट है कोई भी चीज़ तो यानी कि कंप्लीट है। तो ये थे हमारे 10 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने बहुत हद तक काफ़ी सारे रूल्स को कंप्लीट किया था। आगे कुछ और बचा हुआ है, जैसे कि हमें इस चैप्टर में क्या सीखना होता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब हमारा सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब हमारा प्लूरल। इतनी सी बात सीखनी होती है हमें, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि सब्जेक्ट कौन सा है, और अगर वो है भी सब्जेक्ट तो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसकी पहचान के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के रूल्स का सहारा लेते हैं। तो इसमें से एक यहाँ पे निकल के क्या आया कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल नंबर हो, जैसे फ्रैक्शनल नंबर देख पा रहे हो, हाफ ऑफ, हाफ क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, 1/3, 2/3, ठीक है। ये सारे नंबर्स अगर आपके पास हैं, वैसे केस में क्या हो जाएगा, दोनों ही चीज़ प्लूरल हो जाएगा। आपका नाउन जो उसके बाद लगाओगे वो भी प्लूरल, वर्ब जो उसके बाद लगाओगे वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। कब कब कब, जब नाउन आपका क्या हो, काउंटेबल हो। काउंटेबल का ही तो प्लूरल हो सकता है ना, वाटर का वाटर्स थोड़ी हो जाएगा। वाटर का वाटर्स भी होता है लेकिन उसका मतलब अलग होता है। वाटर मतलब पानी और वाटर्स मतलब समुद्र होता है, तो उसका मतलब है, वो प्लूरल नहीं है वाटर का। तो काउंटेबल नाउन अगर आपके पास आते हैं ऐसे फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस के बाद, तो वैसे केस में वो जो काउंटेबल नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो वर्ब लगाओगे वो भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। देखो इस चीज़ को यहाँ पे, हाफ ऑफ द, देख रहे हो, स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, होना चाहिए था। हैव प्लूरल है, वर्ब होना चाहिए था यही। सो ये आंसर करेक्ट है। तो आपको फ्रैक्शनल नंबर्स का ध्यान रखना है। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट अराइव्ड येट। 2/3, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये वाला जो नंबर होता है ना, जैसे थर्ड्स कर दिए हो यहाँ पे, 2/3 नहीं बोलना है, क्योंकि 2 लगाया आपने, प्लूरल नंबर लगाया, तो क्या हो जाएगा, थर्ड्स हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हाँ, फिर 1 रहेगा तो 1/3 होगा, क्योंकि 1 सिंगुलर है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है इस एक्सप्रेशन में, और साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखना है कि इसके बाद जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल होना चाहिए। अगर काउंटेबल है तो स्टूडेंट था तो स्टूडेंट्स था, ठीक है। शॉप्स है यहाँ पे, शॉप्स भी है, करेक्ट है। और वर्ब भी क्या यूज़ किया आपने, आर, तो बिल्कुल सही है। तो 2/3 ऑफ द शॉप्स आर क्लोज्ड टुडे। लेकिन क्या बात है, एक बात छूट गया यहाँ पे, क्या कि अगर आपका नाउन काउंटेबल हो तो वो करना है, अनकाउंटेबल हो तो, जैसे मिल्क अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर रहेगा, क्योंकि वो प्लूरल हो ही नहीं सकता, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर हो जाएगा। तो 3/4, इसको तो प्लूरल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 3 लगा दिया आपने। 1/4 रहता तो फिर करेक्ट रहता, 1 के कारण 4th, लेकिन 3 के कारण क्या हो जाएगा, ये 4ths हो जाएगा। और आपने अनकाउंटेबल नाउन यूज किया मिल्क, तो ये मिल्क ही रहेगा, और वर्ब भी कैसा, सिंगुलर हो जाएगा, हैज़, ठीक है। तो 3/4 ऑफ द मिल्क हैज़ बिन सोल्ड, तो ये क्या था, अनकाउंटेबल था, इसलिए क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है उसमें भी देख लीजिए, 1/3 ऑफ द लैंड, जमीन,
ज़मीन को गिना नहीं जाता है, मापा जाता है, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल है तो प्लूरल नहीं हो सकता, तो सिंगुलर के रूप में आया है। और वर्ब भी कैसा लिया है, हैज़, सिंगुलर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देख रहे हो यहाँ पे 3 है तो ये हो गया फोर्थ्स, यहाँ पे 1 है तो ये अभी भी थर्ड ही है। यहाँ पे 2 कर दोगे अगर आप यहाँ पे 1 की जगह, तो ये थर्ड्स हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, हाँ, एक एक्सप्रेशन होता है मोर देन वन। मोर देन वन अगर आपके पास एक्सप्रेशन है तो आप ध्यान रखेंगे कि उसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मोर देन वन स्टूडेंट्स नहीं करना है आपको, क्या कहोगे आप, मोर देन वन स्टूडेंट सिंगुलर, और उसके बाद वर्ब भी कैसा, इज, जैसे कि सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है हमें। तो मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। तो ये एक्सप्रेशन अगर आपके पास है मोर देन वन, तो आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज करना है। लेकिन यही एक्सप्रेशन थोड़ा सा अपना रूप को बदल के अगर आपके पास आ जाता है, जैसे कि देखो मोर आ जाएगा, फिर वो नाउन आएगा प्लूरल नाउन, फिर आएगा अगर देन वन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, मोर देन वन स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या हो गया है, मोर स्टूडेंट्स देन वन। तो यही एक्सप्रेशन थोड़ा सा अगर बदल जाए, मोर के बाद आपको अगर नाउन का यूज़ करना हो, तो वो नाउन अगर आपका काउंटेबल है तो कैसा होगा, जाहिर सी बात है, मोर लगा रहे हो तो काउंटेबल नाउन ही होगा, वो प्लूरल होना चाहिए। वर्ब कैसा होगा, आर होगा, मतलब प्लूरल होगा, ठीक है। तो मोर स्टूडेंट्स देन वन आर एब्सेंट टुडे, ये भी वही मतलब देता है जो कि ये मतलब दे रहा है, मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। यहाँ पे दोनों ही चीज़ सिंगुलर है, देखो ध्यान से, मोर देन वन के बाद दोनों ही चीज़ क्या है आपका, सिंगुलर है। और यहाँ पे दोनों ही चीज़ प्लूरल हो गया, जरा सा बस उसको चेंज किया, तो मोर स्टूडेंट्स हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। आर हो गया, वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो वहाँ दोनों सिंगुलर था, यहाँ दोनों प्लूरल हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, ये भी एग्जांपल देख लो, मोर गोट्स देन वन आर, ये बकरी भी प्लूरल हो गई, अब वर्ब भी प्लूरल हो गया उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। अच्छा, अब और एक चीज़ जानो कि इफ़ और देयर, यहाँ पे जो है इट नहीं होगा, ये इफ़ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इफ़ है, तो इफ़ और देयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स होते हैं। इफ़ और देयर क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स होते हैं। उसका यूज़ करेंगे जब हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, तो वैसे केस में वर्ब का हम लोग चुनाव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इस रूल में यही बताया गया है कि इफ़ और देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं, देयर के बाद वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके बाद नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। बहुत सिंपल लॉजिक है। इसको इस तरह से समझना टफ है, इसको सेंटेंस में समझना काफ़ी आसान है। देखो ये वाला सेंटेंस देखो, लास्ट वाला, देयर वर टू बॉयज़, टू बॉयज़ के बारे में बोला गया कि टू बॉयज़, यहाँ पे जो नाउन आएगा आपका वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, वो प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ टू बॉयज़ है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमने क्या लगा दिया, वॉज की जगह वर लगाया हमने। तो यही चीज़ देयर के बारे में बस है कि उसके वजह से कि देखो, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस। अब आप ही बताओ मेरे को, ये जो अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस जो आपका सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। आप कहोगे अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, यानी अच्छे खासे नंबर है, तो ये प्लूरल हुआ। आपने वर्ब क्या यूज किया यहाँ पे देखो, आपने वर्ब क्या यूज किया, अपीयर्स। अपीयर्स तो सिंगुलर वर्ब है, यानी ये सेंटेंस क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। इसमें क्या करना पड़ेगा, देयर, ये अपीयर्स का एस को बस हटा दीजिए आप, देयर अपीयर अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल, क्योंकि ये आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। देयर वेयर नो वाटर इन द वेल, गलत हो गया ना सेंटेंस, क्यों, क्योंकि नो वाटर, वाटर तो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता ना, ये तो सिंगुलर है, और आपने वर लगा दिया, क्या होगा, वॉज। यहाँ पे वर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज। देयर वॉज नो वाटर इन द वेल, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट वाला सेंटेंस जैसे था, टू बॉयज़ थे, यहाँ पे तो वर आपने लगाया था, ये सेंटेंस सही है। लेकिन इसमें और एक बात बोला गया है क्या, कि देयर का तो हिसाब किताब ये हो गया कि उसके बाद जैसा नाउन आएगा उस पर डिपेंड करेगा उसका वर्ब। लेकिन इट के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कब, जब वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इट हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लेगा। जैसे देखो यहाँ पे, इट वॉज हीज फ्रेंड, ये तो सिंगुलर है ना, हीज फ्रेंड, एक फ्रेंड के बारे में उसके बात की जा रही है, तो आपने क्या लिखा, इट वॉज, तो ये सही है। ये देयर भी होता तो यहाँ पे वॉज ही होता। लेकिन ये जो दोज बॉयज़ है ये तो प्लूरल है ना, देयर रहता तो क्या हो जाता, आर लगाते सही होता, लेकिन इट बोलता है, हम प्लूरल वर्ब अपने साथ लेंगे ही नहीं जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। तो इट आर दोज बॉयज़ गलत हो गया, क्या हो जाएगा, इट इज़ दोज बॉयज़ हालांकि प्लूरल है, बट वर्ब कैसा लेगा, इज लेगा, क्योंकि इट है आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव सुनने में लग रहा होगा, ग्रामर का टर्म है, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बट बहुत कॉमन है। जैसे 2000 रुपीज़ है ना, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक एक्सप्रेशन पकड़ लो आप, 5000 रुपीज़, चलो ठीक है। तो 5 क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, और 1000 रुपीज़ क्या हो गया आपका, प्लूरल नाउन हो गया। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि वो जो है अगर किसी निश्चित राशि के बारे में, निश्चित दूरी के बारे में, निश्चित वजन के बारे में बात करता है, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, वर्ब क्या रखेंगे आप, सिंगुलर रखेंगे। जैसे कि देखो 500 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स किसी भी हिसाब से सिंगुलर है क्या, नहीं है ना। 500 विद्यार्थी हैं, तो वो कभी भी जो है आपके सिंगुलर नहीं हो सकते, प्लूरल हो गया वो नंबर। लेकिन वर्ब इसने कैसा लिया हुआ है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि सफिशियंट वर्ड का इसने यूज किया कि 500 स्टूडेंट सफिशियंट होंगे इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब भी आप ऐसा एक्सप्रेशन यूज करो, इज सफिशियंट, इज इनफ, इज़ अ ग्रेट डिस्टेंस, अ हैंडसम अमाउंट, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, अ हैंडसम अमाउंट, अ ग्रेट डिस्टेंस, सफिशिएंट, एक और वर्ड आएगा इनफ, तो ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं उस प्लूरल यूनिट को सिंगुलर बना देते हैं। और जैसे ही सिंगुलर बन जाएगा, वर्ब कैसा ले लेगा, सिंगुलर ले लेगा। हर जगह देखो इज लगा हुआ है। अब सारे सेंटेंसेस को वेरीफाई करते हैं। देखो 500 स्टूडेंट्स सफिशियंट है, तो क्या लगा दिया हमने, इज सफिशियंट, आर सफिशियंट नहीं बोलना है। 10 माइल्स, 10 माइल्स इज, 10 माइल्स प्लूरल है लेकिन इज लगाया, क्यों, क्या, क्योंकि आपने एक यूनिट उसके पीछे लिखा, अ ग्रेट डिस्टेंस। अ ग्रेट डिस्टेंस जो है, मान लो ये अ ग्रेट डिस्टेंस है, तो इसमें आ गया आपका 10 माइल्स। ठीक है, तो आपने इसको यूनिट बना दिया अच्छे से, तो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब उसने सिंगुलर यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है 50,000 रुपीज़ इज अ हैंडसम अमाउंट। ठीक है, अ हैंडसम अमाउंट एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि इस रुपीज़ को क्या बनाता है, एक यूनिट बनाता है, इसलिए वर्ब कैसा यूज किया आपने, इज। ठीक है, सिंगुलर यूनिट बना देगा, उसके लिए कोई चाहिए एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं है कि 5000 रुपीज़ के साथ हमेशा सिंगुलर यूज करोगे। अभी नीचे एग्जाम्पल में दिखाऊंगा जिसमें 5000 रुपीज़ प्लूरल है, लेकिन 5000 रुपीज़ इस केस में सिंगुलर है कब, जब उसके लिए बोला जाता है कि ये एक हैंडसम अमाउंट है। 10 माइल सिंगुलर है कब, जब बोला जाता है ये अ ग्रेट डिस्टेंस है। 500 स्टूडेंट सिंगुलर हो जाता है कब, जब बोला जाता है ये सफिशियंट है, ये इनफ है। ठीक है, अब देखो ये प्लूरल कब होता है, प्लूरल तब होगा जैसे कि 5000 रुपीज़ हैव बिन स्पेंट, 5000 रुपये खर्च कर दिए गए। अब इसमें इस 5000 रुपीज़ को सिंगुलर बनाने वाला कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, उसमें था अ हैंडसम अमाउंट। ठीक है, यही था ना, अ हैंडसम अमाउंट। लेकिन इसमें इसको प्लूरल बनाने, सिंगुलर बनाने के लिए कोई भी, इसको सिंगुलर बनाने के लिए कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, इसमें सीधे बोल रहे हो कि 5000 रुपये खर्च हो गए, तो 5000 रुपये तो प्लूरल है पहले से ही, तो हैव आपने यूज किया हुआ है प्लूरल वर्ब। 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स इज इनफ हो जाता है, इज सफिशियंट हो जाता है, लेकिन आप बोल रहे हो क्या, इनफ और सफिशियंट का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे 10 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स आर देयर, वहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो वैसे केस में आपने क्या किया, क्योंकि ये प्लूरल ही है तो आपने प्लूरल वर्ब का यूज किया। जब तक इसको सिंगुलर बनाने के लिए कोई एक्सप्रेशन ना आ जाए तब तक ये प्लूरल है। क्लियर है। एक बहुत अच्छा नियम है रिलेटिव प्रोनाउन को लेके, वो क्या है कि हु, विच, दैट, ये सब जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो आपके सेंटेंस में, बहुत अच्छे से समझना है, इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर हु, विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपके सेंटेंस में यूज हो रहा हो, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा आपका, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है। एंटीसीडेंट क्या हो गया, यानी उस रिलेटिव प्रोनाउन से जो नाउन और प्रोनाउन आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वो नाउन ही प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो उसके एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है। जैसे देखो, आई हु इज ए सोल्जर प्रोटेक्ट माई कंट्री, आई हु इज, आई है ना इसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आ रहा हो। हु इज व्हाट, हु इज रिलेटिव प्रोनाउन, आई इज एंटीसीडेंट, एंड आई क्या वर्ब लेता है, आई इज तो नहीं होता, आई एम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम। आई हु एम ए सोल्जर प्रोटेक्ट माई कंट्री। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपके सेंटेंस में यूज हो रहा हो तो उसका एंटीसीडेंट को देखना है, और उसका एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसा होगा। अब सेकंड एग्जांपल में देखो, आई डोंट नो द बॉयज हु इज द रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट इज द बॉयज प्लूरल, एंड द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल, द सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट है वन ऑफ द क्वेश्चंस विच इज द वर्ड, विच इज व्हाट, विच इज द रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट इज प्लूरल, क्वेश्चंस इज प्लूरल, सो वी हैव टेकन वर्ब, नो वॉज हमने ले रखा है, यह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द क्वेश्चंस विच वर आंसर्ड हेयर, अब यहाँ पे इज होगा
इस वन के लिए, वन ही है ना, एक क्वेश्चन आपके द्वारा रेज किया गया है ना, तो वन के लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, जितने भी आंसर किए गए, ये क्वेश्चंस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अपना वर्ब ले लेगा वर, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब लास्ट है ये कि बट का सेंटेंस में अगर यूज हो प्रपोजिशन के रूप में, बट आपका कंजंक्शन भी है ना, ही इज रिच बट ही इज डिसऑनेस्ट, तो ऐसे में बट कंजंक्शन होता है। लेकिन बट का यूज अगर सेंटेंस में प्रपोजिशन के रूप में हो तो प्रपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, सो द प्रोनाउन आफ्टर दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि नो वन बट मी वॉज देयर, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नो वन बट, ये जो बट यूज किया हो ना, ये प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, तो नो वन बट मी वॉज देयर। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, नो वन वॉज देयर बट मी। यहाँ पे बट का मतलब क्या है, अलावे, एक्सेप्ट, नो वन वॉज देयर एक्सेप्ट मी, ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ बट का यही मतलब है। तो बट ऐसे में प्रपोजिशन के रूप में यूज होता है, तो अपना ऑब्जेक्ट लेगा। तो नो वन वॉज देयर बट मी, ये भी सही है, बट मी नो वन वॉज देयर, ये भी सही है, और नो वन बट मी वॉज देयर, ये भी सही है। ठीक है, आपको बस ध्यान के रखना है बट के बाद वाला जो प्रोनाउन होगा वो कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे ये देखो, ऑल माई फ्रेंड्स बट हिम, ऑल माई फ्रेंड्स बट ही नहीं लिखना आपको, बट हिम वर लिविंग फॉर चेन्नई, बिल्कुल सही है। आप इस सेंटेंस में बट मी बट हिम जो है ना, इसको बाद में भी रिलेट कर सकते हो, ऑल माई फ्रेंड्स वेर लिविंग फॉर चेन्नई बट हिम, बट हिम को आप बाद में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना बट ऐसे केसेस में ऑब्जेक्टिव केस अपने साथ लेता है, तो यहाँ ही किसी भी कंडीशन में मत लिखना। दैट्स ऑल, ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी तरह से कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप जो है ना, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स अगर हो, आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।